नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र आईसीसीआर हिंदी चेयर पर इस समय ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। और पिछले अपने एक दो वीडियो में हम लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा और उज़्बेकिस्तान, भारतीय ज्ञान परंपरा और मध्य एशिया की चर्चा की। तो उसी श्रृंखला में मैं सोचा था कि यूरोप को लेके हम लोग थोड़ी बात करें। पश्चिम में जो प्रभाव पड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा को, बहुत संक्षेप में जो है हम लोग उसकी भी चर्चा करें। तो आज हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा का पश्चिमी देशों पे जो प्रभाव है उसकी जो है थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा 1000 से भी अधिक वर्षों से विश्व को आध्यात्मिकता, दर्शन, गणित, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्रों में लगातार समृद्ध करती रही है। और हमारे विचारकों, हमारे संतों, हमारे ऋषियों, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए कि जिसका लाभ पूरे विश्व ने उठाया। भारतीय जो हमारे दर्शन की जो परंपरा रही है वो अद्वैत, वेदांत, योग, सांख्य, बौद्ध धर्म इत्यादि से जुड़ी रही है, जिसका जो है लाभ जो है पूरे विश्व ने उठाया है। तो पश्चिम के संदर्भ में देखें तो जो पश्चिम के कुछ प्रमुख दार्शनिक थे हैं जिनकी चर्चा भारतीय ज्ञान परंपरा पे उनके प्रभाव का प्रभाव उन पे पड़ा उसको लेकर होती है। उसमें शोपेनहावर, नीत्शे और इमैनुअल कांट का नाम आता है। शोपेनहावर के ऊपर जो है उपनिषदों का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है और वे खुद इसको जो है दर्शन का जो है उपनिषदों को दर्शन का सर्वोच्च ग्रंथ मानते थे। मतलब वो निसंदेह रूप से इसके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदांत से वे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे अपनी जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया। ठीक उसी तरह जैसे हम नीत्शे और भारतीय विचारधारा की बात करें तो उनका जो विल टू पावर की अवधारणा है वो भारतीय योग परंपरा के आत्मसंयम और शक्ति के विचारों से प्रभावित दिखाई देती है। 19वीं सदी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और हेनरी ओलकाट ने की, वो भारतीय वेदांत, योग और बौद्ध धर्म से पश्चिम को परिचित कराते हुए उसे लोकप्रिय बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। विज्ञान और गणित का प्रभाव हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से भारत से मध्य एशिया से होते हुए ये यूरोप तक ये सारी चीज़ें गई। और शून्य और दशमलव प्रणाली जो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त द्वारा जो प्रतिपादित शून्य और दशमलव प्रणाली के सिद्धांत थे, उन्होंने यूरोप जाकर किस तरह आधुनिक गणित की एक नींव रखी। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की जो गणित के संदर्भ में चर्चा आती है वो फाइबोनाची श्रृंखला की आती है। फाइबोनाची संख्या श्रृंखला का उल्लेख भारतीय गणितज्ञ जो थे पिंगलाचार्य और हेमचंद ने किया था और जिसे पश्चिमी गणितज्ञों ने बाद में अपनाया। खगोल शास्त्र का में भी जो हमारे जो सिद्धांत हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किए, जिसमें वो ग्रहों की गति की चर्चा करते हैं, सौरमंडल की अवधारणा की चर्चा करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मध्य एशिया से यूरोप जाती हैं और पश्चिमी खगोलविदों को शोध का एक नया आयाम देती हैं। आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद और योग की, तो भाई चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का जो तो कोई सानी नहीं था। और ये इन ग्रंथों का ज्ञान किस तरह से भारत से मध्य एशिया और यूरोप गया है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। और आजकल जो प्राकृतिक चिकित्सा की बात जो है यूरोप करता है जड़ी बूटियों के माध्यम से, और वो इसकी ओर लगातार आकर्षित हो रहा है। या फिर योग में वे आजकल जिस तनाव प्रबंधन की बात करते हैं, योग थेरेपी की बात करती हैं, मानसिक स्वास्थ्य उपचार की बात करते हैं, वो सारा जो है हमारे आयुर्वेद और हमारे योग का ही स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय लेखन ने यूरोपीय विद्वानों को किस तरह से प्रभावित किया, तो उसमें जो एक प्रमुख नाम आता है टी.एस. इलियट का, जो अपने ऊपर उपनिषद और भगवत गीता का सीधा सीधा प्रभाव मानते हैं। उनकी रचनाओं पर भी ये प्रभाव दिखाई देता है। थोरो के ऊपर भारतीय दर्शन का स्पष्ट जो है प्रभाव हमको दिखाई देता है। अमेरिकी दार्शनिक और लेखक हेनरी डेविड थोरो भारतीय ग्रंथों से प्रभावित थे और
आत्मनिर्भरता तथा प्रकृति के प्रति प्रेम के जो उनके विचार थे वो हमारी दर्शनों से ही उनको मिला था। और भारतीय आध्यात्मिकता को यूरोप में अधिक प्रचारित प्रसारित करने और उसको नए स्वरूप में निखारने गढ़ने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो उसमें सबसे बड़ा बड़ा नाम स्वामी विवेकानंद का आता है। 1893 में जब वो शिकागो विश्व धर्म महासभा में जो है भारतीय वेदांत और योग की चर्चा करते हैं तो पूरी यूरोप में वो चर्चा का विषय बन जाता है और पूरा यूरोप जो है इसकी तरफ आकर्षित होता है। इसी तरह महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसको टीएम कहा जाता है उसको पश्चिम में लोकप्रिय बनाया और वहाँ के बहुत सारे वैज्ञानिकों और वहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो है इसको अपनाया। तो इसके बारे में मैं देख रहा था कि आखिर ये है क्या। इसके जो मुख्य पहलू हैं वो है कि सरल प्रक्रिया होना, मंत्र आधारित ध्यान का होना, गहन विश्रांति, वैज्ञानिक समर्थन और कोई धार्मिक पहलू नहीं है। तो ये उन्होंने एक तरह से साधारण वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और प्रभावी ध्यान तकनीक के रूप में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को जो है प्रचारित किया। ये एक सहज ध्यान पद्धति थी जिसमें व्यक्ति प्रति 15-20 मिनट के लिए आंखें बंद करके एक विशेष मंत्र का मानसिक जाप करता है और उससे उसको लाभ मिलते हैं। और इसमें जिस तरह के लाभों की गणना है उसमें तनाव और चिंता में कमी, बेहतर एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता, नींद की गुणवत्ता में सुधार, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होना, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति। और इसे उनके जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं वो सिखाते रहे। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल चिकित्सा पद्धति थी जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अधिभौतिक या अधिगत या अतीन्द्रिय कह सकते हैं, उसको दर्शाता है कि भौतिक सीमाओं से परे परे जाकर अपने अंतर जगत में ध्यान लगाते हुए हम जो है किस तरह से अपनी उच्च चेतना को अनुभव कर सकते हैं और उससे हम जो है लाभ ले सकते हैं। उसकी चर्चा जो है योगी ने इसमें की है। और साथ ही साथ एक नाम और आता है ओशो का, जो ओशो ने आध्यात्मिकता और हमारी जीवन शैली को एक अनोखे दृष्टि से देखा और पूरे यूरोप में जो है उसका प्रचार प्रसार किया और उनको जो मानने वाले थे और उनके प्रति लोगों की जो दीवानगी थी यूरोप में, हम अच्छी तरह से जानते हैं उसको कि किस तरह का प्रभाव उनका यूरोप और अमेरिका पे रहा। तो कुल मिला जुला के हम बहुत संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने यूरोप और या पश्चिमी देशों को भी दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गहराई से प्रभावित किया और अपनी ज्ञान परंपरा को जो है उन तक पहुंचाते हुए उनसे प्रभाव ग्रहण करते हुए नई चीज़ों की खोज की एक प्रक्रिया जो हम लोग मध्य एशिया के संदर्भ में भी देखते हैं, उज़्बेकिस्तान के भी संदर्भ में देखती हैं, वो चीज़ यूरोप में भी दिखाई देती है। और पश्चिम की बात छोड़ें तो दूसरे जो बड़े लेखक रहे उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, खासतौर पे टॉलस्टॉय और गांधी को लेके जो चर्चा है उसकी हम बाद में बात करेंगे कि हमारी जो चिंतन शैली रही है, हमारे जो बड़े महात्मा हुए हैं, हमारे जो संत हुए हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान से पूरी दुनिया को लाभ दिया है और पूरी दुनिया जो है उससे लाभान्वित हुई है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।